हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सी पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली फैंटास्टिक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SA 501, एक अनदर इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड आपके सिलेबस का। फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर देना, थम्स अप दे देना वीडियो को, एंड शेयर कर देना उन सभी के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को जिनका भी अटैम्प्ट आ रहा है यार सितंबर 25 में या फिर Jan 26 में, और विच आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑनवर्ड अटैम्प्ट, सो दैट वो बच्चे भी अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिवली कर सकें। सबका साथ सबका विकास, यही एक हमारा मंत्र है। शुरू करते हैं आज की क्लास को, करते हैं कंप्लीट इस इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड को। फिर अगर तुमको ये नोट्स चाहिए, इफ यू वांट दीज कलरफुल नोट्स, देन प्लीज़ जॉइन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन ओपन करो, लिंक को ज्वाइन करो एंड स्टडी करो। तो यार देखो, SA 501 ये क्या है? स्पेसिफिक कंसीडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। इसमें दो टर्म्स हैं। एक तो टर्म है क्या, स्पेसिफिक कंसीडरेशन, दूसरी टर्म क्या है, सिलेक्टेड आइटम्स। मतलब भाई कुछ सिलेक्टेड आइटम्स के लिए, कुछ सिलेक्टेड आइटम्स होंगी जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उन सिलेक्टेड आइटम्स के लिए जब आप ऑडिट कर रहे हो, अपने प्रोसीजर लगा रहे हो, एविडेंस गैदर कर रहे हो, तो आपको थोड़ा और ध्यान से, थोड़ा और फोकस से इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। भाई इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, P&L है, SPL है, बैलेंस शीट है, ठीक है, इतने सारे इसमें आइटम्स आती हैं, ठीक है। अगर बैलेंस शीट की बात करूँ मैं, तो भाई तुम्हारे पास फिक्स एसेट्स हैं, तुम्हारे पास डेटर्स हैं, तुम्हारे पास तुम्हारी इन्वेंट्री आ रही है, एंड सो ऑन, करंट एसेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे एसेट्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, राइट। अगर मैं लायबिलिटी साइड की बात करूँ, सर आपके पास अनसिक्योर्ड लोन्स आ रहे हैं, क्रेडिटर्स आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, और तरह की लायबिलिटीज़ आ रही हैं आपके पास, करंट लायबिलिटीज़ आ रही हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं। इसी तरह भाई P&L में बहुत सारे एक्सपेंसेस और इनकम आती है, राइट। हम सबका ऑडिट कर रहे हैं, राइट, ठीक है। हम अपना मेटीरियलिटी लेवल डिफाइन करते हैं, अकॉर्डिंग हम अपना प्रोसीजर लगाते हैं, हम ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं, दैट्स ओके। बट SA 501 क्या करता है, कुछ सिलेक्टेड आइटम्स को स्पेसिफाई करता है कि जिसके केस में भी जब ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है, तो उन केसेस में यार वो उन आइटम्स के केस में वो क्या करे, थोड़ा और ध्यान से, थोड़ा और फोकस से भाई उन आइटम्स को चेक करे और एविडेंस को गैदर करे। तो वो आइटम्स कौन सी हैं भाई जिनका हमें थोड़ा और ध्यान से, थोड़ा और फोकस से हमें ऑडिट करते हुए ध्यान रखना है? वो कौन सी आइटम्स हैं सर? आपके SA 501 की तीन आइटम्स हैं। फर्स्ट वन इज इन्वेंट्री, स्टॉक जिसको हम बोलते हैं। दूसरा क्या है भाई, लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी, माने तो कोर्ट केसेस, ठीक है। और थर्ड क्या है भाई आपका, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। अगर तुम लोगों ने अपने एडवांस अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिया है AS 17, अगर तुमने नहीं पढ़ा एडवांस अकाउंट्स में तो तुम पढ़ोगे, और अगर तुमने पढ़ लिया तो तुमको अच्छी तरह पता होगा भाई AS 17 हमारा क्या है, सेगमेंट रिपोर्टिंग का। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये जो थर्ड वाला पॉइंट हमारा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का, ये तुम्हारा सेगमेंट रिपोर्टिंग ही है। बस वहाँ पे तुम लोग बेसिकली अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हो, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑडिट के परस्पेक्टिव से। आई होप तुमको तीनों आइटम्स का मतलब समझ आया होगा, बेसिक मतलब समझ आया होगा। बाकी डिटेल में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, पूरा का पूरा हमारा चैप्टर पढ़ा है। तो भी तीन आइटम्स हैं ये जो हमारा SA 501 क्लासीफाई करता है कि यार जब ऑडिटर इन्वेंट्री को चेक करेगा, या फिर ऑडिटर जब लिटिगेशन एंड क्लेम्स को चेक करेगा, या फिर ऑडिटर जब तू सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा, तब तू अपने प्रोसीजर तो लगा ही रहा है, नो डाउट, बट थोड़ा और ध्यान से लगा लियो, थोड़ा और फोकस से चेक कर लियो, थोड़े और अच्छी तरह तो एविडेंस को गैदर कर लियो इन तीन केसेस में। सर ये तीन आइटम्स ही क्यों, ये तीन केसेस ही क्यों, बाकी इतनी सारी आइटम्स होती हैं उनको क्यों नहीं किया? तो देखो, ये जो तीन आइटम्स है भाई, इन्वेंट्री हो गई, लिटिगेशन हो गया और सेगमेंट इन्फॉर्मेशन हो गया, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। क्यों हैं? जब हम डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर में, तुम्हें अपने खुद को रियलाइज हो जाएगा कि यार कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं भाई इन तीनों को, कि ऐसा क्या है इन तीनों आइटम्स में जो इसके ऊपर अकेला के पूरा का पूरा स्टैंडर्ड बना दिया गया। तो देखो, सबसे पहले भाई हमारा क्या है इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव, कि ऑडिटर को करना क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है तेरा इस ऐसे का? सर सिंपल ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्टेन करेंगे, हम क्या करेंगे ऑब्टेन, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, या इसको तुम बोल दो SAAE, साई। मैं तो उसको साई बोलता था जब भी रीड करता था, कि भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है सर, साई ऑब्टेन करेंगे। हम साई ऑब्टेन करेंगे तीन चीज़ों के लिए। क्या? फर्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, कि यार जो इन्वेंट्री है उसकी एग्जिस्टेंस कैसी है, क्या वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती, एक्चुअल में है भी या नहीं, और अगर है तो उसकी कंडीशन कैसी है।
इसके रिगार्डिंग तेरे को क्या करना है ऑडिटर, तेरे को साई ऑब्टेन करना है। साई माने तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्लियर? सर एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ही क्यों कहा, बाकी कुछ क्यों नहीं कहा? लाइक जब आपने एजर्शंस पढ़ाई थी, अभी हमें याद हो एजर्शंस, ठीक है, लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है एजर्शंस के बारे में। एग्जिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ एजर्शन, ठीक है। तो सर बाकी एजर्शन के बारे में क्यों नहीं बताया? देखो मेरी बात सुनो, तुम अपने किसी क्लाइंट की बैलेंस शीट में अगर स्टॉक देख रहे हो, तुम यू आर सीइंग द इन्वेंट्री, राइट। तुमने एसेट साइड देखे, वहाँ पे भाई स्टॉक आ रहा है, इन्वेंट्री, ठीक है, लेट्स सपोज 200 CR की, राइट। जब भाई तुम्हारे पास क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए, तुमने देखा कि यार एसेट साइड पे इन्वेंट्री आ रही है, स्टॉक आ रहा है, कितने का? 200 CR का। तुम्हारे मन में पहला ख्याल क्या आएगा? तुम्हारे मन में एक एज एन ऑडिटर तुम्हारे मन में क्या आएगा कि क्या भाई हमारे क्लाइंट के पास एक्चुअल में 200 CR की इन्वेंट्री है या नहीं है? एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट करती भी है, नहीं करती इन्वेंट्री जो इतनी दिखा रहा है? अच्छा, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, मतलब है भी या नहीं कि 200 करोड़ इन्वेंट्री अगर वो बंदा दिखा रहा है अपनी बुक्स में, अपने एसेट साइड में इन्वेंट्री के अंदर, तो क्या उसके पास एक्चुअल में स्टॉक है भी या नहीं है? मतलब पहला पॉइंट क्या होगा भाई तुम्हारा? एग्जिस्टेंस का। तुम एग्जिस्टेंस ही तो इंश्योर कर रहे हो अपनी, और क्या कर रहे हो? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या करोगे तुम लोग? तो तुम्हारे मन में एकदम से दूसरा ख्याल आएगा, क्या आएगा? क्या चल ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे क्लाइंट के पास 200 करोड़ का स्टॉक है, उसके पास इन्वेंट्री है 200 CR की, मान लिया। पर ये कैसे मान लें कि वो इन्वेंट्री 200 सॉरी, हमने तुमने ये मान लिया कि भाई हाँ हमारे क्लाइंट के पास इन्वेंट्री है, तुम्हारे क्लाइंट के पास स्टॉक है, एग्जिस्ट करता है उसके पास स्टॉक, नो डाउट, पर उसकी वैल्यू 200 करोड़ होगी, ये कैसे तुम्हें पता? दूसरा तुम्हारा काम होगा कि भाई क्या वो जो हमारे पास क्लाइंट के पास स्टॉक पड़ा है, जो उसके वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा है, गोडाउन में स्टॉक पड़ा है अपना, ठीक है, माल पड़ा है उसके पास, उसकी वैल्यू 200 करोड़ ही है, क्या पता उसकी वैल्यू 250 करोड़ हो, क्या पता उसकी वैल्यू सिर्फ 100 करोड़ हो, हमें क्या पता? मतलब वैल्यूएशन। तुमने बेसिकली दो वर्शन तुमने चेक की, क्या किया? एक एग्जिस्टेंस तुम्हें चेक करनी है, ठीक है, एक तुमने क्या करनी है? वैल्यूएशन चेक करनी है। नॉर्मल बाकी एग्जर्शन भी तुम लोग चेक करोगे, बट इस ऐसे में हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा? सिर्फ दो एग्जर्शन के ऊपर, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन के ऊपर। वैल्यूएशन कैसे चेक करोगे भाई तुम लोग? देखो यार, सबसे पहली बात तो भाई उसकी कंडीशन, स्टॉक की कंडीशन देखिए, तुम्हें थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि यार क्या वाकई 200 करोड़ का माल होगा या नहीं होगा। भाई तुमने स्टॉक देखा और स्टॉक क्या है? बिल्कुल ही ख़राब हुआ पड़ा है। लेट्स सपोज तुम्हारा क्लाइंट FMCG में डील करता है, ठीक है, तुमने स्टॉक देखा, स्टॉक का जो उसके पास गुड्स पड़े हैं वो सारे के क्या है भाई? एक्सपायर्ड हैं, या फिर वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं, ऑब्सलीट हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। अगर तुम्हारे क्लाइंट के पास भाई एक्सपायर्ड स्टॉक है, डैमेज स्टॉक है, ऑब्सलीट स्टॉक है, कहने को अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक तुम्हारा क्या है क्लाइंट का? डेड स्टॉक है, जो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो क्या साहब आप उसको 200 करोड़ में दिखा दोगे क्या बुक्स में? आंसर इज नो। उसकी कंडीशन बहुत मैटर करती है भाई, किस कंडीशन में वो स्टोर किया हुआ है हमारे क्लाइंट ने, जिससे तुम्हें भाई तुम्हारी वैल्यूएशन में एक अंदाज़ा लगेगा कि यार क्या वैल्यूएशन ठीक होगी या नहीं होगी, या इसके ऊपर कोई प्रोविजन बनानी पड़ेगी हमें डेड स्टॉक के रिगार्डिंग एंड सो ऑन। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो भाई? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन को चेक कर रहे हो, एंड तुम्हें आई थिंक समझ आ गया होगा कि यार एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन को चेक करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप, राइट। दूसरा क्या चेक करोगे भाई तुम लोग? कंप्लेनेंस ऑफ लिटिगेशन क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी, कि भाई जितने भी हमारे एंटिटी के खिलाफ कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशन क्लेम्स का मतलब क्या होगा भाई? कोर्ट केसेस हो गया कि भाई जितने भी हमारे एंटिटी के लीगल केसेस चल रहे हैं, ठीक है, कोर्ट में चल रही है हमारी एंटिटी के केसेस, क्या वो सारे के सारे कंप्लीट हैं? मतलब क्या पता कोई इस तरह का केस हो एंटिटी के ऊपर जो चल रहा हो, जो एंटिटी ने अपनी बुक्स में रिपोर्ट ही नहीं किया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्या पता एंटिटी कोई गलत कामों में इन्वॉल्व हो और एंटिटी का जो इस तरह का कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं, बट एंटिटी ने उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट ही नहीं किया। सर वो रिपोर्ट क्यों नहीं करेगी? पोजीशन, सिंपल एक रीज़न होता है भाई, पोजीशन, मार्केट रेपुटेशन। भाई एंटी को डर था कि भाई अगर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस केस का इंपैक्ट दिखा देंगे, उस केस को डिस्क्लोज कर देंगे कि यार हमारे ऊपर इस तरह का कोई केस चल रहा है, तो उनकी मार्केट में जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी। मार्केट रेपुटेशन डाउन हुई, जो एंटिटी का तुम्हारे क्लाइंट का शेयर प्राइस है वो गिर जाएगा। समझ पा रहे हो? तो बट जो एक ऑडिटर है उसका काम क्या है भाई कि एंटिटी के खिलाफ जितने भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लिटिगेशन है, क्लेम्स हैं एंटिटी के अगेंस्ट, ठीक है, जो भी एंटिटी को इन्वॉल्व करते हैं, क्या वो सारे के सारे रिपोर्ट किए हैं हमारे क्लाइंट ने या नहीं किए। थर्ड क्या है भाई? सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है क्या वो ढंग से हुई है नहीं हुई, बस वो एज पर एप्लीकेबल FRF हुई है नहीं हुई। एप्लीकेबल FRF मतलब
जो भी तुम्हारे क्लाइंट के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं या इंडेक्स लग रहे हैं या कोई अकाउंटिंग फ्रेमवर्क लग रहा है, ठीक है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर क्या लगेंगे, इंडेक्स लगेंगे। इंडेक्स 108 बात करता है सेगमेंट रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग, इंडेक्स 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट, ठीक है। अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करूँ तो AS 17 बात करता है सेगमेंट रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग। तो क्या है, तुम्हारे क्लाइंट के ऊपर जो भी लग रहा है, AS लग रहा है, इंडेक्स लग रहा है, ठीक है, जो भी लॉ उसके ऊपर लग रहा है, क्या उसके हिसाब से उसने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की रिपोर्टिंग की है या नहीं की। तीसरा तुम्हें ये इंश्योर करना है। आई होप तुमको यार तीनों के तीनों पॉइंट्स यार समझ आ गए होंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें बिल्ट अप होगी इस स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग। अब चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं तीनों के तीनों केसेस को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेरे भाई इन्वेंट्री। भाई इन्वेंट्री की तुमको क्या करना है यार, द ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट इट एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। क्यों करना है एग्जिस्टेंस कंडीशन के रिगार्डिंग को मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तुम लोग इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक कैसे करोगे, तुम्हें पता कैसे लगेगा कि यार क्या हमारे क्लाइंट के पास एग्जिस्टेंस इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो हमारे पास क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई प्रॉपर, तुम्हारे पास उसका ERP का एक्सेस हो गया, ठीक है। तुमने देखा कि हमारे क्लाइंट के पास 200 करोड़ की इन्वेंट्री है बुक्स में, तो उसने रिपोर्ट की हुई है। तुम्हें पता कैसे लगेगा कि यार 200 करोड़ की इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती। भाई जब तक तुम उसको देखोगे नहीं, जब तक तुम फिजिकली जाके उसको देखोगे नहीं, गोडाउन में जाओगे नहीं, चेक नहीं करोगे, तुम्हें पता कैसे लगेगा भाई कि हाँ हमारे क्लाइंट के पास इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है नहीं करती। मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। इसको भी छोड़ दो उनसे प्रैक्टिकल को, ये बाद में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स में। तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, यू हैव टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। क्लाइंट के पास जाओ, जहाँ पे क्लाइंट का इन्वेंट्री स्टोर है, वेयर हाउस में जाओ, वहाँ पे उसका काउंट चेक करो, वहाँ पे फिजिकल इन्वेंट्री स्टॉक ऑडिट करो उसका, ठीक है, कि यार क्या बाकी इन्वेंट्री हमारे पास है या नहीं है क्लाइंट के पास, ठीक है। अच्छा भाई हम लोग CA साहब हैं, हम लोग ऑडिटर साहब हैं, सर हम लोग थोड़ी करेंगे छोटे मोटे काम, हम लोग थोड़ी जाएंगे स्टॉक ऑडिट करने, हम लोग थोड़ी करेंगे वर्कर्स की तरह काम, इन्वेंट्री 1 2 3 कर रहे हैं। नो, हम क्या करेंगे रे, मैं तुम्हें लास्ट चैप्टर में ही समझाया था, हम क्या करेंगे, वी विल ऑब्जर्व द काउंटिंग प्रोसेस। हम आराम से कुर्सी पे बैठेंगे और ऑब्जर्व करेंगे काउंटिंग प्रोसेस को। लाइक क्लाइंट के 2-3 वर्कर होंगे जो तुम्हें काउंट करवाएंगे कि इन्वेंट्री के साथ ये इन्वेंट्री हमारे पास है, सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा अकेला बैठे मत रहना, ऑब्जर्व मत करते रहना भाई, देख लेना पहले कि मैनेजमेंट किस तरह इंस्ट्रक्शन दे रही है अपने वर्कर्स को। लाइक जो स्टॉक वो तुम्हें चेक करवा रहे हैं, जो इन्वेंट्री काउंट तुम्हें को करवा रहे हैं, उसके क्या क्या मैनेजमेंट की तरफ से क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, राइट। अगर तो तुम बेसिकली तुम ऑब्जर्व करोगे यार जो तुम्हारा क्लाइंट है, मैनेजमेंट मतलब तुम्हारे क्लाइंट की मैनेजमेंट, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है स्टॉक में, क्या वो ढंग से तुम्हें इन्वेंट्री काउंट करवा रहे हैं नहीं करवा रहे। देखो एक तो होता है कि यार वो एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं कि यार ठीक है यार ऑडिटर आया है, अब क्या करें यार, ऑडिटर आया तो करवानी तो पड़ेगी ना इंटरचेक। राम शाम मोहन सोहन तुम चारों आ जाओ और इन्वेंट्री को चेक करवा दो साहब को। ज़्यादा कुछ इन्वेंट्री चेक करवाने की जरूरत नहीं है, 2-4 पेटियाँ खोल के चेक करवा दे, बात खत्म। एक तो उनका इस तरह का एटीट्यूड है कि यार काम खत्म करे, बट एक तरह का उनका एटीट्यूड क्या है भाई, यार ऑडिटर्स आए, हमको पता है हमारी एंट्री बिल्कुल सही है, ढंग से चेक करवाना, जो भी साहब कहें उसी तरह तुम अपना काम करना। मतलब एक तुम्हारा क्लाइंट भी इंटरेस्टेड है, राइट। वो कह रहे हैं कि यार ऑडिटर आए, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ऑडिटर्स आए चेक करके जाएंगे, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलेगी तो हमें बताएंगे, ठीक है। तो तुम बेसिकली ध्यान रखना कि यार तुम्हारा क्लाइंट किस तरह इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या क्या प्रोसीजर वो परफॉर्म कर रहा है, राइट। उसके बाद भाई ऐसा मतलब अकेला बैठे रह जाना, नो, थोड़ी बहुत उठ के अपनी कुर्सी से उठना और इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करना। ठीक है, अगर तुम्हारे क्लाइंट का FMCG का काम है, ठीक है, तो भी देख लेना तुम जाके क्या क्या वाकई वहाँ पे गुड्स हैं या नहीं है। लाइक बड़े बड़े कंटेनर्स में गुड्स स्टोर हैं, बड़े बड़े कंटेनर में गुड्स स्टोर हैं, ठीक है ना। क्या करना तुम लोग भाई, ऐसा मत है कि अच्छा उसने कंटेनर तुम्हें काउंट करवा दिए, सब ये देखो 10 कंटेनर है, 10 कंटेनर इसके हैं, 10 कंटेनर उसके हैं, सब क्लियर है। नो, तू क्या करना भाई, ऑडिटर मेरे भाई, तू क्या करना मेरी बहन, उसको कहना कि यार मेरे को कंटेनर ओपन करके दिखाओ, आई वॉन्ट टू ओपन द कंटेनर, मैं देखना चाहती हूँ कि यार कंटेनर में एक्चुअल में है क्या, क्या बाकी स्टॉक है कुछ और है, ठीक है ना। क्या पता बाहर से तुम लोगों ने टैग लगा दिए, बड़े बड़े स्टिकर्स लगा दिए कि हाँ यार इसी में चॉकलेट्स हैं, इसी में स्नैक्स हैं, सब कुछ इसी में है, ठीक है ना हमारा, बट क्या पता उसमें कुछ हो ही ना। चेक कर लेना भाई कंटेनर करके ओपन, और चेक क्या करोगे, 100% चेक नहीं करोगे मेरे भाई, टेस्ट काउंट्स करोगे। इतना टाइम नहीं होता कि हम 100% चेकिंग कर लें, यू विल परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। लाइक अगर 20 कंटेनर हैं तो 20 में से 5-6 कंटेनर्स ओपन करवा के देख लिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। ये हम सब क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं हम सब, सो दैट भाई हमारा एक ही गोल है इस ऐसे का, क्या, इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और कंडीशन को चेक करना। अब ये जब तुम सब चेक करोगे, तुमने इन्वेंट्री के टेस्ट काउंट भी परफॉर्म कर लिए, तुमने ऑब्जर्व भी कर लिया इन्वेंट्री को, राइट, तुमने मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन भी देख ली कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड किस तरह का है, तुमने ऑब्जर्व भी कर लिया अकाउंटिंग प्रोसेस को,
खुद भी इंस्पेक्ट कर लिए इन्वेंट्री, टेस्ट काउंट परफॉर्म करके देख लिए, इससे तुम्हें क्या पता लगेगा कि यार इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है नहीं करती। और जब तुम लोग खुद टेस्ट काउंट परफॉर्म करोगे, इन्वेंट्री को देखोगे, चेक करोगे जाके कि हाँ क्या वाकई वही सामान है जो है, क्या पता अंदर कुछ और ही निकले, तो तुम्हें इन्वेंट्री की कंडीशन के बारे में भी पता लग जाएगा। आई होप में क्लियर होगा ये पॉइंट, राइट। और देन भाई क्या करना, जो भी इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स हैं, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं इन्वेंट्री के, उसको चेक कर लेना कि लाइक अगर भाई हमारे पास बुक्स में इतना स्टॉक दिखा रहे हैं, लेट्स सपोज भाई यही हमारे एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ, 200 CR का स्टॉक आ रहा है, तो क्या भाई क्या बाकी फिजिकल रिकॉर्ड्स भी उतना स्टॉक दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे। लाइक उन्होंने तुम्हें चेक करवाया, ठीक है, स्टॉक रिपोर्ट तुम्हें बना के दी कि सर ये हमारा स्टॉक है, तुमने ऑब्जर्व किया क्या बाकी भाई 200 करोड़ मैच कर रहा है नहीं कर रहा, क्या पता क्या कागजों में ही 200 करोड़ दिखा रहे हो, एक्चुअल उनके बाद 200 करोड़ का स्टॉक ना हो बल्कि 150 CR का हो। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अटेंडेंस एट द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, सेम वही रिपीटेटिव पॉइंट्स आएंगे भाई। तुमको फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें अपनी अटेंडेंस वहाँ पे जाके लगानी पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा करोगे क्या तुम वहाँ पे जब तुम अटेंडेंस लगाओगे अपने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में, इसका मतलब ये है भाई कि तुम्हें फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करनी पड़ेगी। सर इंस्पेक्ट करेंगे इन्वेंट्री को ताकि उसके एग्जिस्टेंस कंडीशन को वेरीफाई कर सकें, टेस्ट काउंट भी परफॉर्म कर लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे मैनेजमेंट को, और अल्टीमेटली हमें एविडेंस ऑब्टेन करेंगे जो भी मैनेजमेंट के काउंट प्रोसीजर्स हैं उसके रिगार्डिंग। लाइक मैनेजमेंट ने काउंट किया, तुमने ऑब्जर्व किया, काउंट करके उन्होंने एक स्टॉक रिपोर्ट बनाई, ठीक है, नीचे उन्होंने अपने साइन किए कि हाँ सर जो हमारा स्टॉक है हमने आपको चेक करवाया बिल्कुल सही है। तो ये तुम्हारा बेसिकली उनकी रिपोर्ट जो है स्टॉक रिपोर्ट है वो क्या हो गई तुम्हारे लिए मेरे भाई, वो क्या हो गई, ऑडिट एविडेंस ही तो हो गई, राइट। इट इज़ एन ऑडिट एविडेंस इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। याद आया कुछ टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, नेचर क्या है, सोर्स क्या है, विजुअल है, ओरल है, डॉक्यूमेंट्री है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ऐसे 500 इससे पहले जो ऐसे पढ़ा वही तो है, साथ साथ रिवाइज करते रहना भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। सर जब आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को प्लान कर रहे हो, मतलब आपके पास ऑडिट आया अपने क्लाइंट का, आपने देखा कि हमारे क्लाइंट के पास 300 करोड़ का स्टॉक आ रहा है इस बार बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। अब तुमको पता है कि 300 करोड़ का स्टॉक हमको चेक करना है कि क्या वाकई एग्जिस्टेंस इसकी एग्जिस्ट करता है नहीं करता, कंडीशन ठीक ठाक है इसकी नहीं, इसकी वैल्यू जस्टिफाइड है नहीं है 300 करोड़ की। तुम लोग क्या करोगे, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करोगे। तो भी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को करते हुए, ठीक है, तुम्हें कुछ पॉइंट्स अपने मन में रखने हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली देख जब तुम प्लान कर रहे हो, अब देखो सीधी सी बात है, हम चैप्टर 2 जो अपना है ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम का, वो क्या बताता है हमें कि भाई मेरे भाई ऑडिटर, ऑडिट करने से पहले तेरे को क्या करनी है, ऑडिट की स्ट्रैटेजी बनानी है। अच्छा स्ट्रैटेजी के बाद तू क्या करेगा, ऑडिट प्लानिंग बनानी है तेरे को, ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तेरे को, ठीक है ना। बिकॉज प्लानिंग क्यों करनी है ये ऑलरेडी हम चैप्टर 2 में डिस्कस करके आए हैं कि प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं प्लानिंग के, राइट। तो जब तुम प्लानिंग कर रहे हो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट की, तो तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आइए वो देखते हैं। कुछ पॉइंट्स तुम्हें मन में रखने चाहिए, क्या क्या है। नेचर ऑफ इन्वेंट्री, साहब आपकी इन्वेंट्री जो आपके क्लाइंट की इन्वेंट्री है वो नेचर क्या है उसकी, नेचर माने तो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री है, या फिर सेमी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, या फिर फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, क्या है, चारों इन्वेंट्रीज हैं, या रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, या फिर अकेले फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, क्या है। सबसे पहले तुम लोग नेचर को डिसाइड करो कि तुम्हारी क्लाइंट की इन्वेंट्री है किस तरह की, नेचर क्या है उसकी, राइट। सर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भाई मेरे, अगर इन्वेंट्री ज़्यादा होगी, अगर तुम्हें पता कि रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोग्रेस भी है, फिनिश गुड्स भी है, 3 तरह की इन्वेंट्री है लेट्स सपोज, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई तुमको अपनी मैन पावर डिसाइड करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने अकॉर्डिंगली अपने प्रोसीजर डिसाइड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब 2 बंदे तुमने 2 आर्टिकल भेज दिए, एक मैनेजर भेज दिया, वो कह रहे क्या कर लेंगे, इन्वेंट्री तो भी देखो, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, 300 करोड़ की इन्वेंट्री है। जब तक तुम प्लान ही नहीं करोगे तो पता ही नहीं लगेगा कितने हमारे इन्वेंट्री के एस्पेक्ट्स हैं, तब अकॉर्डिंगली तुम लोग अपनी मैन पावर डिसाइड करोगे कि इतने बंदे स्टॉक ऑडिट करने जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा अकॉर्डिंगली तुम लोग प्रोसीजर डिसाइड करोगे कि अच्छा है फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री के लिए हम ये प्रोसीजर लगाएंगे, रॉ मटेरियल हम ये प्रोसीजर लगाएंगे, एंड सो ऑन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड नेचर ऑफ इन्वेंट्री। स्टेज ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, भाई अगर तुमने सी इंटर में अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ ली हो, या अगर तुम क्लास कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स लगा रहे हो भी, ठीक है, तुम्हारी रनिंग है, चल रही है अभी, तो वहाँ पे तुम्हें एक चैप्टर आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग का। वो चैप्टर में तुम क्या पढ़ते हो कि जो हमारी फिनिश गुड्स है, जो हमारा स्टॉक तैयार हो रहा है, वो किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है, P1, P2, P3, लेट्स सपोज वो 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है, वो यही तो है। अच्छी तरह देख लेना भाई, तुम्हारा जो वर्किंग प्रोग्रेस है वो
किस प्रोसेसर को गुजरता है, कितने प्रोसेसर को गुजरता है। प्रोसेस 1 का जो बचा हुआ माल वो क्या होगा भाई, वर्क इन प्रोग्रेस ही तो होगा, और क्या होगा, उसको ध्यान रखना। उसके बाद हमारे तो ऑलवेज जो हमारे पॉइंट्स चलते हैं, रिस्क क्या है और कंट्रोल क्या है। इन्वेंट्री का जो तुम्हारा स्टॉक है उसके रिस्क क्या है और उसके ऊपर कंट्रोल क्या लगाए हैं तुम्हारे क्लाइंट ने। बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ क्या रिस्क होते हैं, क्या कंट्रोल होते हैं इन्वेंट्री के रिगार्डिंग। अरे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेदर राइट प्रोसीजर आर एक्सपेक्टेड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन प्रॉपर स्ट्रक्चर इशू फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। वही बात है भाई कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, कि क्या प्रॉपर उन्होंने कोई प्रोसीजर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो अपने बंदों को कि इसी तरह इन्वेंट्री काउंट चेक करवाओ ऑडिटर साहब को, या ढीले ले रहे हैं बिल्कुल ही ऐसे ही पड़े हैं, लीजी हैं वो। टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, कब इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो सर, ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है, तो क्या आप 31 मार्च को इन्वेंट्री काउंट करोगे या फिर आगे पीछे करोगे, एंड वो चेक कर लेना। वेदर एंटिटी मेंटेन्स परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, सब इन्वेंट्री जो सिस्टम है परपेचुअल का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूस। क्या जो तुम्हारा क्लाइंट है वो इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स कैसे बना रहा है, क्या वो कंटिन्यूस इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स बना रहा है, मतलब तो इन्वेंट्री का पूरा हिसाब रख रहा है वो कंप्लीट। परपेचुअल माने तो कंप्लीट कंटिन्यूस, कि जैसे इन्वेंट्री बाहर गई उसने दिखा दिया सिस्टम में कि इन्वेंट्री हमारे पास स्टॉक चला गया, जैसे इन्वेंट्री अंदर आई प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, किसको दिया, प्रॉपर बेसिकली कंप्लीट रिकॉर्ड बना रहा है, कब गई, कितने टाइम बजे गई, किसको हमने दिया, कौन सा हमारा डेटर था, किसको सप्लाई किया, एंड एवरीथिंग। उसको बोलते हैं परपेचुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। बिकॉज अगर तुम्हारा क्लाइंट इतने अच्छी तरह से रिकॉर्ड बना रहे हैं इन्वेंट्री के, प्रॉपर रियल टाइम अपडेशन हो रही है, रियल टाइम अपडेशन हो रही है कि भाई जब माल गया तो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा सिस्टम में कि भाई इतना माल चला गया और इतना हमारे पास माल रह गया। तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा जो ट्रस्ट होगा क्लाइंट की इन्वेंट्री के ऊपर वो इंक्रीज़ होगा कि अच्छा यार इनके जो प्रोसीजर्स हैं, इनके जो कंट्रोल्स हैं सब ऑटोमेटेड हैं, सब सही है। लोकेशन विच इन्वेंट्री इज हेल्ड, भाई जाहिर सी बात है अगर तुम्हारी लोकेशन जो इन्वेंट्री की है वो कहाँ पे है। सपोज तुम्हारा क्लाइंट है भाई चंडीगढ़ का, क्लाइंट कह रहा है जो सर हमारी इन्वेंट्री है वो बद्दी में है, बद्दी हमारा वेयर हाउस है, वहीं से हम सप्लाई करते हैं सबको, राइट। तो अकॉर्डिंगली तुमको एक बद्दी में है लोकेशन, लेट्स सपोज तुम कर लो, एक लेट्स सपोज तुम कर लो कि मानेसर में है। तुमको पता है कि क्लाइंट के 2 जगह इन्वेंट्रीज पड़ी होती हैं, एक बद्दी में है उनका गोडाउन, एक उनकी गोडाउन कहाँ पे है, मानेसर में है, वहीं से वो सप्लाई करते हैं सब जगह। अकॉर्डिंगली तुम्हें प्लान करना पड़ेगा ना भाई, और ये भी देख लेना कि अलग अलग लोकेशन की वजह से रिस्क क्या है, ठीक है। बिकॉज तुम्हारा क्लाइंट बैठा है चंडीगढ़ में, उसकी इन्वेंट्री कहाँ पे है, बद्दी और मानेसर में है, वहाँ पे वर्कर्स होंगे, वहाँ पे सुपरवाइजर्स होंगे, वो रिस्क तो रहती ही रहता है ना भाई, सीधी सी बात है। Whether the existence of auditor expert is needed to obtain sufficient appropriate audit evidence। सर ये क्या है, ये क्या है सर, ऑडिटर एक्सपर्ट कौन होता है सर। लास्ट टू लास्ट ऐसे में, सॉरी ऐसे 500 में अपन ने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट एक्सपर्ट पढ़ा था। मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो क्या था सर, वो एक ऐसा बंदा था जो एक्सपर्टीज रखता है इन एनी अदर फील्ड, इन एनी फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। और वो बंदा किसका होता है, मैनेजमेंट का, क्योंकि मैनेजमेंट उसकी हेल्प लेती है अपनी प्रिपरेशन करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, राइट। ऑडिटर एक्सपर्ट का सेम मतलब होता है, जो मतलब मैनेजमेंट एक्सपर्ट का था वही सेम मतलब होता है ऑडिटर एक्सपर्ट का। इसमें डिफरेंस क्या है भाई मेरे सर, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये बंदा होता है ऑडिटर का, ये किसका बंदा होता है, ऑडिटर का। जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है वो किसका बंदा होता है, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हेल्प लेती है मैनेजमेंट, उसकी हेल्प लेती है, उसकी एक्सपर्टीज़ की हेल्प लेती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, लाइक वैल्यूएशन करवानी है बिल्डिंग की, समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो उन्होंने हेल्प ले ली, वैल्यूएशन एक्सपर्ट की हेल्प ले ली। बट जो ऑडिटर एक्सपर्ट होता है उसको ऑडिटर एक्सपर्ट क्या करता है, इसकी हेल्प को ऑडिटर लेता है। लाइक ऑडिटर एक्सपर्ट एक बंदा है, एक फील्ड में एक्सपर्टीज़ है वो, अदर देन अकाउंटिंग ऑडिटिंग, एग्जाम्पल दूंगा टेंशन मत लो, उसके ऑडिटर ले रहा है अपने ऑडिट में। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ क्या है, ऐसे समझ नहीं आएगा तुम लोगों को। भाई तुम्हारा क्लाइंट जो है, भाई जो तुम्हारा क्लाइंट है वो क्या है, वो डायमंड मर्चेंट है। क्या बात है सर, तुम्हारा क्लाइंट जो है सूरत में है और वो सूरत का जाना माना डायमंड मर्चेंट है, लेट्स सपोज, जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो, ठीक है। अब यार डायमंड्स जो हैं वो कि ऐसी छोटी मोटी इन्वेंट्री तो है नहीं, बिल्कुल सही। अब डायमंड लेट्स सपोज उसके बाद है कि 2000 करोड़ के पास 10,000 करोड़ लगा लो, चलो 2000 छोटी अमाउंट हो गई। उसके बाद भाई 10,000 करोड़ के डायमंड्स का स्टॉक पड़ा है एज ऑन 31 मार्च, लेट्स सपोज, ठीक है। अब यार देखो, तुम हो ऑडिटर बंदे, तुम सीए हो, तुम ऑडिटर हो, अब तुम्हें अपने अकाउंट, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंसेस, इन सब की नॉलेज बड़ी अच्छी तरह से है, ठीक है।
पर तुमको नहीं पता है कि डायमंड्स की वैल्यूएशन कैसी होती है। तुम तो डायमंड्स की परख भी नहीं कर सकते हम लोग तो, कि असली डायमंड है नकली डायमंड है, हमको क्या पता, राइट। हम कोई एक्सपर्ट थोड़ी ना है डायमंड को देखने के लिए। और फिर अगर हमें यही नहीं परख ही नहीं हो रही कि नकली है असली है, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यूएशन कैसे कर लेंगे। हमें कैसे पता कि 10,000 करोड़ का ही है वो पूरा का पूरा डायमंड का स्टॉक। मतलब तुम्हें एक एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, यू नीड एन एक्सपर्ट जो इस फील्ड का एक्सपर्ट हो। लेट्स सपोज अगर इस फील्ड की बात करो तो जेमोलॉजिस्ट हैं। जेमोलॉजिस्ट क्या करते हैं भाई, वो डायमंड्स का ही तो काम करते हैं। वो डायमंड्स की स्टडी करते हैं, डायमंड्स को कितने तरह के डायमंड्स होते हैं, अच्छा छोटा है बड़ा है क्या डायमंड्स है, सब कुछ स्टडी करते हैं वो, कितने की वैल्यूएशन होती है, सब कुछ होती है। तो एक ऑडिटर करे क्या करेगा, जेमोलॉजिस्ट की हेल्प लेगा, ठीक है। अब ये जेमोलॉजिस्ट क्या बन गया तुम्हारे लिए, सर ये बन गया आपका ए एक्सपर्ट, दैट इज ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ये ऑडिटर का बंदा है, ये ऑडिटर की हेल्प कर रहा है उसको ऑडिट करने के लिए, समझ पा रहे हो। और एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हारा क्लाइंट है, एग्जांपल बहुत हमारे पास, एग्जांपल की कमी नहीं है, बहुत अपने पास बहुत एग्जांपल है। प्रैक्टिकली इतना एक्सपोजर, इतना ऑडिट किया, एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि एग्जांपल्स की कमी नहीं है। क्लाइंट तुम्हारा जो है वो है भाई केमिकल्स का बिजनेस करता है तुम्हारा क्लाइंट, केमिकल्स का, राइट। इतने सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं भाई, दवाइयों में यूज़ होते हैं, मेडिसिन में होते हैं, सब बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, राइट। तुम्हारा क्लाइंट क्या करता है, केमिकल्स का बिजनेस करता है, राइट। उसके पास HCl एसिड है, मैन्युफैक्चर करता है तुम्हारा क्लाइंट जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो, वो केमिकल्स, उसका वो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता है। उसके पास जब 31 मार्च आई तो उन्होंने देखा कि उसके पास भी HCl एसिड पड़ा है, लेट्स सपोज 1000 लीटर का, ठीक है। अच्छा उसके पास लेट्स सपोज कोई भी लगा लो, सोडियम कार्बोनेट लगा लो, उसके बाद 2000 लीटर का पड़ा है, ठीक है। लेट्स सपोज इसके पास ये 2 स्टॉक्स आ रहे हैं। अब इतना मेरे को पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, कहीं साइंस पे मेरे को जज करो भाई, अपन CA हैं, साइंटिस्ट नहीं है, राइट। 2 तरह का एसिड लगा लो, उसके बाद HCl एसिड पड़ा है और सोडियम कार्बोनेट का उसके बाद स्टॉक पड़ा है, राइट। अब यार अब जो केमिकल है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, केमिकल इज इन लिक्विड फॉर्म। अगर तो कोई हार्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट होता जिसको हम टेंजिबल होता, ठीक है ना, जिसको सॉरी अगर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, तो उसको तो हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 इतने पीसीज हैं, इतने इंडियन कंटेनर्स, इतने डब्बे हैं। बट लिक्विड को कैसे जज करोगे यार तुम लोग। अब जो तुम्हारा क्लाइंट है उसकी फैक्ट्री में इतने बड़े बड़े सारे सिलेंड्रिकल कंटेनर्स हैं जिसमें लिक्विड स्टोर हो रहा है। यहाँ पे HCl एसिड स्टोर हुआ पड़ा है 1000 लीटर का, ठीक है ना। बड़े बड़े टैंक्स हैं, सिलेंड्रिकल टैंक्स हैं। अब तुम इसको कैसे, और इसको ऑडिट कैसे करोगे, इसको जज कैसे करोगे। इसमें बेसिकली तुम लोग वो करोगे ना भाई, ऐसा तो देखो कि इस कंटेनर की डायमेंशंस कितनी है। मतलब तुम बेसिकली क्या कर सकते हो, इस कंटेनर का वॉल्यूम निकाल सकते हो, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। वो मैथ के फॉर्मूले पर पढ़ते नहीं थे छोटी क्लासेस में, आई थिंक सिलेंडर का फॉर्मूला वही होता है, पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, आई थिंक सो। सॉरी अगर किसी को मैथ पसंद नहीं हो, मैं मैथमेटिक्स में जा रहा हूँ थोड़ा। देखो कहने का मतलब क्या है, बेसिकली इट्स अ वेरी कहने का मतलब क्या है, इट्स अ वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग। हमें नहीं पता कि यार हम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का एरिया कैसे निकालें, एरिया वॉल्यूम कैसे निकालें, सॉरी एरिया का वॉल्यूम कैसे निकालें, और वॉल्यूम निकालने के बाद ही हमें जज कर पाएंगे कि इस कंटेनर में कितना ज़्यादा हम स्टॉक हम स्टोर कर सकते हैं, कितना लीटर इसका वॉल्यूम आएगा अकॉर्डिंगली, राइट। तो बेसिकली तुम्हें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, एक टेक्नीशियन की ज़रूरत है जो तुम्हें इसमें हेल्प कर सके कि क्या बाकी सिलेंडर में 1000 लीटर का HCl एसिड आ सकता है, नहीं आ सकता, क्या वॉल्यूम होगा इसका। तुम एक किसी एक्सपर्ट की हेल्प लोगे, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ऑडिटर्स एक्सपर्ट। उस एक्सपर्ट की ऑडिटर क्या कर रहा है, हेल्प ले रहा है अपने ऑडिट में, अपने प्रोसीजर्स लगाने में, ऑडिट एविडेंस गैदर करने में। दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज नोन एज ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ठीक है। चलते हैं सीधा अपने ऐसे की तरफ, अब नोट्स की तरफ। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा यार। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करेक्टेड अदर देन दैट ऑफ डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होगी तुम्हारी, रिपोर्टिंग डेट, मतलब 31 मार्च। जनरली 31 मार्च होती है अपनी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है इंडिया में। तुम्हारी रिपोर्टिंग डेट क्या होगी, 31 मार्च होगी, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हुआ क्या भाई, 31 मार्च को लेट्स सपोज तुम्हारी शादी हो रही है, लेट्स सपोज तुम्हारी मैरिज हो रही है, ठीक है। और 31 मार्च को मैरिज की वजह से तुम लोग इन्वेंट्री काउंट नहीं कर पाए, तुम लोग स्टॉक काउंट नहीं कर पाए। तुम कह रहे हो साहब क्या बात कर दी, मैरिज आ रही है सर, शादी की बात है, पहली बहुत देर बात हो रही है, 31 मार्च को मैं शादी करवाऊंगा, इन्वेंट्री काउंट कोई नहीं, देख लेंगे, करते रहेंगे। 31 मार्च निकल गई, तो मैंने शादी कर ली, ठीक है। उसके बाद तुमने 1 हफ्ता 10 दिन जो भी करना सब कुछ कर लिया भाई, ठीक है। लेट्स सपोज 11 अप्रैल हो गई,
अब तुम वापस अपने बिजनेस पे आए, वापस अपने अपने सी वाले अंदाज में आ चुके हो, यू आर बैक इन फॉर्म, बैक टू बेसिक्स, राइट। अब इन्वेंट्री काउंट तुम अब करने जा रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, 11 अप्रैल को इन्वेंट्री काउंट करने जा रहे हो कि हाँ क्लाइंट अब चेक करवा इन्वेंट्री काउंट। बट सर जो बैलेंस शीट है उसके अंदर तो 31 मार्च का स्टॉक ही रिपोर्ट करेंगे ना, कि एज ऑन 31 मार्च कितना स्टॉक आ रहा है। 11 अप्रैल को हम कैसे देख लेंगे? तो सर हम 11 अप्रैल को कैसे जस्टिफाई करेंगे 31 मार्च का स्टॉक, कि 31 मार्च को कितना स्टॉक आ रहा था? सब हो जाएगा, मेरी बात सुन ध्यान से। आप क्या कर सकते हो, 11 अप्रैल जो स्टॉक आ रहा है, लेट्स सपोज ये स्टॉक आ रहा है हमारे पास, ये अमाउंट आ रही है, एक्स अमाउंट आ रही है, राइट। इसमें से भाई माइनस कर सकते हो वो सारा स्टॉक जो 31 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक सेल हो चुका, सॉरी प्लस कर सकते हो, यू विल ऐड तुम्हारे पास ये एज ऑन 11 अप्रैल ये स्टॉक आ रहा है एक्स अमाउंट का, राइट। मैं अलग से एग्जांपल लेता हूँ तुम्हें, 100 करोड़ का तुम्हारे पास स्टॉक आ रहा है एज ऑन 11 अप्रैल। अब तुम्हें 31 मार्च के स्टॉक पे जाना है, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ऐड कर दोगे वो सभी स्टॉक जो भी तुमने सेल किया 31 मार्च से लेकर 11 अप्रैल के बीच में, वो तुम सब ऐड कर दोगे स्टॉक। लेट्स वो तुमने स्टॉक सेल कितना किया, 500 करोड़ का तुमने, सॉरी 500 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स वो तुमने 10 करोड़ का सेल किया, ठीक है, तुमने 10 करोड़ सेल किया, ठीक है, इन 10-11 दिनों में तुमने ऐड कर लिया। अच्छा तुम्हारे पास नया माल आया भी था, तुमने परचेज भी किया इन 10 दिनों के बीच में, लेट्स वो तुमने परचेज कितना किया था 5 CR का, वो तो माइनस कर दोगे। जो नेट तुम्हारे पास आएगा वो क्या आएगा भाई, तुम्हारा स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, राइट। तुम बेसिकली इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हो अपनी, तुम बेसिकली हिसाब किताब रखोगे कि यार कितना माल गया कितना माल आया, अकॉर्डिंगली तुम लोग कैलकुलेशन करके अपना स्टॉक निकाल लोगे। आई होप ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, बिल्कुल कॉमन सेंस, लॉजिकल कॉमन सेंस है, तुम्हें आई थिंक समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, राइट। ठीक, तुम सी इंटरेस्ट स्टूडेंट के लेवल के बच्चे हो, इतना मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ तुम लोगों से कि इतना तुम्हें बेसिक कैलकुलेशन आती होगी। तो बेसिकली अगर ऑडिटर क्या कर रहा है, अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कोई स्टॉक ऑडिट कर रहा है, ठीक है, लाइक हमारे केस में 11 अप्रैल थी, तो वो क्या क्या बातों का ध्यान रखेगा। सर पहली बात तो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स बन रहे हैं नहीं बन रहे, मतलब वही है कि भाई अगर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स बिल्कुल परपेचुअल बन रहे हैं, कंटिन्यूस कंप्लीट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, राइट, रियल टाइम अपडेशन हो रही है, तो बहुत सही बात है भाई, वो इजीली पता लगा सकता है कि 31 मार्च को कितना स्टॉक था, आया कितना आ गया कितना आया, प्लस माइनस करके वो पता लगा सकता है। रिलायबिलिटी ऑफ दोज रिकॉर्ड्स, क्या वो रिकॉर्ड्स रिलायबल हैं या नहीं है, उसके ऊपर तुम ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रीजन फॉर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल काउंट एंड द परपेचुअल रिकॉर्ड्स। राइट सी बात है साहब, जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं कि 100 करोड़ का स्टॉक होना चाहिए, बट अगर फिजिकल स्टॉक की बात करूँ, फिजिकल स्टॉक कितने का है, 90 करोड़ का है। डिस्क्रिपेंसी आ गई एज पर रिकॉर्ड्स एंड एज पर फिजिकल स्टॉक। सर 10 करोड़ कहाँ पे गया, कहाँ पे गया 10 करोड़, जस्टिफाई करो सर। 10 करोड़ का स्टॉक इधर उधर होना इज ए सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी दैट यू शुड बी लायबल फॉर। उसके बारे में क्लाइंट से पूछो कि सर कहाँ पे गया 10 करोड़ का माल, राइट। इफ द ऑडिटर अनेबल टू रन फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, सेम पॉइंट है भाई, मेरी बात सुन, अगर शादी लगा लो, इसकी भी शादी एग्जांपल लगा लो भाई, मेरी शादी है सर 31 मार्च को, ठीक है ना, तो सर मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू दैट। शादी सर एक बार करें जीवन में, 31 मार्च तो आती रहेगी, मेरे को शादी करने दो और मैं उसके बाद इन्वेंट्री काउंट कर लूँगा, राइट। कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऑल्टरनेटिव डेट उठा लो, किसी और दिन तुम अपना स्टॉक चेक कर लेना, एनी ऑल्टरनेटिव डेट, जैसे हमारे केस में 11 अप्रैल थी, राइट। अकॉर्डिंग ऑडिट प्रोसीजर लगाओ इंटरव्यूइंग ट्रांजैक्शन के ऊपर। इंटरव्यूइंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, वही प्लस माइनस करना, क्या परचेज है क्या सेल हुई, एडजस्ट कर दो उसको, जो सेल हुआ उसको ऐड कर दो, जो परचेज हुआ उसको माइनस कर दो, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट तुम्हारा एस्पेक्ट है। अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग बिकम्स इम्प्रैक्टिकल। सर तुम करना चाहते हो 31 मार्च को स्टॉक ऑडिट, स्टॉक काउंट, ठीक है, बट इन्वेंट्री फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इम्प्रैक्टिकेबल हो गई, मतलब प्रैक्टिकली नहीं है, तुम ऑडिट कर लो, प्रैक्टिकली नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि तुम स्टॉक ऑडिट कर सकते हो। सर वो क्यों, ऐसे क्यों? एग्जाम्पल देता हूँ भाई, नेचुरल लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री, लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। भाई तुम्हारे क्लाइंट का जो स्टॉक है, लेट्स सपोज जो तुम्हारे क्लाइंट का वेयर हाउस है भाई, वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे भाई गुंडे रहते हैं, गूंज है वहाँ पे, जहाँ पे गुंडे रहते हैं भाई, ऐसी जगह तुम्हारे क्लाइंट का गोडाउन बना हुआ है, किसी तरह तुम्हारा क्लाइंट मैनेज करता है, वहाँ पे गुंडे हैं। अब भाई जहाँ पे भाई गुंडे बंदे रहते हैं, जहाँ पे क्रिमिनल लोग रहते हैं, अब वहाँ पे तुम लोग अपना बेसिकली स्टॉक ऑडिट करने कैसे जाओगे? कहीं पता लगा 2-3 आर्टिकल्स भाई जा रहे हैं अपने आप खुशी खुशी में कि हम स्टॉक ऑडिट करते करके जाएंगे, कहीं पता लगे शाम को कि भाई वो तो
ऑडिट करने गए थे स्टॉक का, और बदले में गुंडों ने उनको ही ऑडिट कर दिया। जान पे खतरा है सर, लाइफ इज इन डेंजर सर। सर स्टॉक जान से प्यारा थोड़ी हो गया सर आपके लिए, राइट? कि पता लगे 2-3 मासूम आर्टिकल्स करने गए थे ऑडिट, और शाम को खबर आई कि उनका ही ऑडिट हो गया। इट्स इम्प्रैक्टिकेबल, तुम नहीं कर सकते ऑडिट, बिकॉज देखो वही बात आ गई, इन्वेंटरी हेल्ड इन लोकेशन दैट में पोस्ट थ्रेट टू सेफ्टी ऑफ ऑडिटर। तुम्हें जान को खतरा है सर, राइट? तो क्या करना चाहिए सर? अब स्टॉक ऑडिट तो हम नहीं कर पा रहे, इट्स इम्प्रैक्टिकल, तो हम क्या करें? और एक चीज़ और ध्यान रखना, इम्प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं है कि तुम कह रहे हो कि सर क्या आएगा सर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऑडिट करूँ। ना 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 सर, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं ऑडिट करूँ। तो क्या बात कर दी सर आपने, हम चंडीगढ़ बैठे हैं, हम कहाँ जाएंगे हमारे सर ऑडिट करने आपके स्टॉक का, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा मेरा, मैं नहीं जाऊँगा, इतना टाइम और कॉस्ट मेरे पास नहीं है, ना पैसे हैं ना टाइम है, राइट? सर बहुत डिफिकल्टीज आएंगी सर, इसके लिए छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं स्टॉक ऑडिट को। नो, अगर तुम कह रहे हो कि टाइम कॉस्ट लग रहा है, खर्चा लग रहा है, टाइम नहीं है, डिफिकल्टी आ रही है, ये सब सर, ये सब रीज़न अगर इस वजह से तुम लोग कह रहे हो कि छोड़ यार क्यों फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग करनी, सर दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल रीज़न। अगर तुम ये रीज़न की वजह से छोड़ रहे हो, ठीक है, तो भाई इसको हम कहेंगे इट इज़ नॉट इम्प्रैक्टिकल, ये तुम गलत कर रहे हो भाई, ये कोई इम्प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, ये कोई इम्प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है भाई। इम्प्रैक्टिकल हम किसे कहेंगे कि जब वाकई भाई इन्वेंट्री की नेचर लोकेशन इस तरह की है कि उसको ऑडिट करना प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे हम ये देखा, अब जब गुंडे हैं भाई वहाँ पे, तो हम ऑडिट कैसे करने जाएंगे, क्या पता हमको खतरा है, हमारी सेफ्टी को खतरा है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल इम्प्रैक्टिकेबल। ये कोई एग्जाम्पल नहीं है भाई कि डिफिकल्टी हो रही है, टाइम नहीं है, कॉस्ट नहीं है। आई होप समझ आया होगा। तो सर क्या करोगे, कुल मिला के तुम इन्वेंट्री का ऑडिट नहीं कर पाए, स्टॉक ऑडिट नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे? अब चेक तो करना है, सब 200 करोड़ का स्टॉक आ रहा है हमारी बुक्स में, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सर चेक करने के लिए। क्या करोगे? परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन साइट अबाउट द एक्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाओ, कुछ और सोचो कि हम किस तरह इन्वेंट्री को चेक कर सकते हैं। और लेट्स सपोज तुम्हारे क्लाइंट ने विद इन द ईयर स्टॉक ऑडिट ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, तुम्हारे क्लाइंट क्वार्टरली स्टॉक अपना इंटरनली स्टॉक ऑडिट करवाते हैं क्लाइंट तुम्हारा, ठीक है, देखता रहता है इन्वेंट्री क्या है क्या नहीं है, उनकी रिपोर्ट्स मंगवा लो। दूसरी बात, परपेचुअल सिस्टम है तुम्हारे क्लाइंट का इन्वेंट्री का, उनके रिकॉर्ड्स मंगवा लो। कंट्रोल टेस्टिंग कर लो कि क्या क्या कंट्रोल है, तुमने देखा कि सीसीटीवी कैमराज लगे पड़े हैं, वर्कर्स लगे पड़े हैं, सब ऑटोमेटिक लॉक्स लगे पड़े हैं, लाइक पासवर्ड के बिना लॉक नहीं खुलेगा ये वो, ठीक है, ऑटोमेट किया हुआ है सारा का सारा प्रोसेस। कंट्रोल्स बड़े सॉलिड हैं। तुमने इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, क्वार्टरली उनका ऑडिट रिपोर्ट तुमने मंगवा ली स्टॉक की, भाई साल में 4 बार वो ऑडिट करते हैं अपना खुद स्टॉक का। तो बेसिकली ये क्या है तुम्हारे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कि भाई जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। मतलब जब 200 करोड़ का स्टॉक हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे सीधे तरीके से फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग से, तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपने और प्रोसीजर लगाएंगे वेरीफाई करने के लिए, राइट? इफ़ नो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर कैन प्रोवाइड साई। सर आपने सारे प्रोसीजर लगा के देख लिए बट आपको साई नहीं मिला, आपको ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, क्या कर दोगे? अपनी रिपोर्ट को, अपने ओपिनियन को क्या कर दोगे? मॉडिफाई कर दोगे एज पर SS 705। इस पॉइंट को भी छोड़ दो बिकॉज ये सब हम डिस्कस करेंगे बड़ी अच्छी तरह से SS 705 में। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है ऑन रिपोर्टिंग, तुम्हारा चैप्टर है बेसिकली रिपोर्टिंग के ऊपर, ये वहाँ डिस्कस करेंगे। टाइमिंग छोड़ दो इस पॉइंट को भी, राइट? वहाँ पे अपना डिस्कस हो जाएगा, वहाँ पे अपना डिस्कस हो जाएंगे सारे के सारे पॉइंट्स। When inventory under the custody and control, when inventory is under the custody and control of a third party, what the auditor will do? सर आपकी जो इन्वेंट्री है आपके क्लाइंट की जो इन्वेंट्री है वो क्लाइंट के पास है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो सर? तुम्हारे क्लाइंट का जो स्टॉक है वो उसके पास है ही नहीं, मतलब एक्चुअल में है बट उसके पास नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के पास है। स्टॉक एग्जिस्ट करता है, थांबा, स्टॉक एग्जिस्ट करता है, शांत रहो, बट उसके पास नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के पास है। एग्जाम्पल्स सर, एग्जाम्पल दो, ऐसा मज़ा नहीं आ रहा सर। भाई तुम्हारे क्लाइंट ने लोन लिया हुआ है, ठीक है, लोन के बदले में उसने अपना स्टॉक प्लेज कर दिया, समझ पा रहे हो? लोन के बदले में उसने अपना स्टॉक प्लेज कर दिया, ठीक है, लोन देने वाले के पास। अब क्लाइंट के पास स्टॉक तो है, एग्जिस्ट तो करता है, ठीक है, बट वो थर्ड पार्टी के पास है, इस लोन देने वाले के पास है, लोन प्रोवाइडर के पास है, राइट? और एग्जाम्पल सुनो, कंसाइनमेंट सेल्स। कंसाइनमेंट सेल्स, तुम्हारा जो क्लाइंट है वो क्या करता है? कंसाइनमेंट के ऊपर माल बेचता है, मतलब पहले क्लाइंट क्या करेगा? कंसाइनी को माल बेचेगा,
तुम्हारे यहाँ से तुम्हारा क्लाइंट क्या करता है, अपने कंसाइनी को माल बेचता है, अपने एजेंट को माल बेचता है, ठीक है। अब 31 मार्च आ गई, अब एजेंट के पास लेट्स सपोज 10 करोड़ का स्टॉक पड़ा है, ठीक है। अब सर एजेंट के पास अगर 10 करोड़ का स्टॉक पड़ा है तो 10 करोड़ का मालिक थोड़ी एजेंट है, इन 10 करोड़ के स्टॉक का मालिक तो तुम्हारा क्लाइंट ही है ना सर, ओनर जो है तुम्हारा क्लाइंट ही है ना। अपनी बैलेंस शीट में वो 10 करोड़ का स्टॉक तो तुम्हारा क्लाइंट ही दिखाएगा ना यार, एजेंट थोड़ी दिखा देगा। बट एक्चुअली में वो स्टॉक है किसके पास, एजेंट के पास है, तुम्हारे क्लाइंट के पास नहीं है। समझ आया? आई होप तुम्हें समझ आ गए 2 एग्जाम्पल्स। कहने का मतलब तुम्हारे पास स्टॉक नहीं है, क्लाइंट का जो स्टॉक है वो कहाँ के, थर्ड पार्टी के पास है। या एक और एग्जांपल देता हूँ, जब पोर्ट्स पे माल आता है, समुद्री जहाज, बंदरगाह, जब पोर्ट पे माल आता है भाई, राइट, तो ऐसा नहीं है कि पोर्ट पे एकदम से माल आ गया और तुमने क्लियर करवा दिया, ठीक है ना। शिप आ गई, जहाज आ गया, माल उतर गया, पोर्ट पे आ गया, क्लियर हो गया, नो, क्लियरेंस करवानी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर काम होता है, एजेंट्स होते हैं प्रॉपर क्लियर करवाने वाले, जिसको हम क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं, CFA बोलते हैं जिसको, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यार अब स्टॉक आ गया, एजेंट था नहीं तब, अब ऐसा तो है नहीं कि शिप पे ही रहेगा स्टॉक, शिप जहाज वाला कहेगा यार माल उतारो, मैंने जाना है यहाँ से अपना शिप लेके। तो गवर्नमेंट के क्या होते हैं, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज होते हैं, जो गवर्नमेंट के होते हैं, सरकार के वेयर हाउसेज होते हैं पोर्ट के पास ही, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हो तुम लोग, सरकार के वेयर हाउस में अपना स्टॉक रख दोगे थोड़े टाइम के लिए, कि जब तक यार हमारा एजेंट नहीं वापस आता, आप अपना स्टॉक क्या करेंगे, सरकार के वेयर हाउस में रख देंगे। अब है स्टॉक तुम्हारा, बट पड़ा कहाँ पे है, कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज में, गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज में पड़ा है, थर्ड पार्टी के पास पड़ा है, कहने का मतलब। 3 एग्जाम्पल दे दिया, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। इतने एग्जाम्पल तो यार मैं बेसिकली कभी कभी उसमें मैं नहीं देता किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए, अपना जो रेगुलर बैच होता है, ठीक है ना, 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, बट स्टिल मैंने फास्ट ट्रैक बैच में तुम्हें दे दिए एग्जाम्पल्स। तो भाई तुम लोग क्या करोगे यार, अगर तुम्हारा जो स्टॉक है क्लाइंट का वो थर्ड पार्टी के पास है, रिक्वेस्ट कन्फर्म ऑन थर्ड पार्टी एज द टू द क्वांटिटीज एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंटरी हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी। क्या करोगे भाई, उस थर्ड पार्टी को एक चिट्ठी लिखो, एक मेल ड्राफ्ट करो उस थर्ड पार्टी को, और कहो कि सुन साहब, हमें आप कंडीशन के बारे में बताइए कि इन्वेंट्री आपके पास एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है नहीं करती, कन्फर्म करो उनसे कि आपके पास एक्चुअल में हमारे क्लाइंट की इन्वेंट्री है या नहीं है। अच्छा अगर है तो क्या यही क्वांटिटी है जो हम आपको बता रहे हैं, क्या 200 करोड़ की इन्वेंट्री है आपके पास, इतने डब्बे हैं आपके पास, क्वांटिटी है, कंडीशन कैसी है उसकी, कहीं एक्सपायरी माल तो नहीं है, कहीं ख़राब तो नहीं होगी इन्वेंट्री, डेड स्टॉक तो नहीं है। सब जो तुम बेसिकली क्लाइंट से कंफर्म करते चीज़ें वो थर्ड पार्टी से कंफर्म करो। परफॉर्म इंस्पेक्शन और प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। हो सके तो यार अगर तुम वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज नहीं कर सकते अगर, तो कुछ और प्रोसीजर भी अपने परफॉर्म करो। अदर ऑडिट प्रोसीजर क्या है, मैं बताने लगा था ये खुद ही आ गया। अदर प्रोसीजर क्या होते हैं भाई, अपने मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सर वेयर हाउस विजिट्स, सर हम देखिए वहाँ पे जा तो नहीं पा रहे, हम ऑडिट तो नहीं कर पा रहे, लेट्स सपोज वेयर हाउस बहुत दूर है, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट तो कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स तो भाई तुम्हारे पास डिजिटल फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे लैपटॉप में तो आ सकते हैं मेल के थ्रू, उनको वेरीफाई करो, डॉक्यूमेंट्स को देखो, इंस्पेक्ट करो, वेयर हाउस की रिसीट्स देखो कि कब कब वेयर हाउस में माल आया, कब कब गया, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है भाई वेयर हाउस का। जो पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं, जो मैं समझा दूँ, जो मैं तुम समझा रहा था, कस्टम ऑनलाइन वेयर हाउसेज होते हैं, जो पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं, कस्टम ऑनलाइन वेयर हाउस, इसके बारे में तुम ज़्यादा डिटेल में सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे अपने IIT में। उसमें प्रॉपर भाई रिकॉर्ड मेंटेन होता है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है कि इस बंदे का ये पे ये माल है, इतने बजे गया, इतने बजे आया, सब ट्रांजैक्शंस होती हैं प्लस माइनस की। रिसीट्स को चेक करो, कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट कर लो भाई उस बंदे से जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अटेंड कर लो, अरेंज कर लो। अगर तो यार हो सके तो तुम खुद अटेंड कर लो वहाँ पे जाके फिजिकल इन्वेंट्री का। तुम नहीं कर पा रहे, लेट्स सपोज भाई तुम बैठे हो यहाँ पे दिल्ली में, तुम्हारे क्लाइंट का जो वेयर हाउस है वो कहाँ पे है, चेन्नई में। अब तुम लोग कह रहे हो यार मैं कहाँ चेन्नई जाऊँगा दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के, बहुत ज़्यादा मेरे एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तुम्हारा बड़ा एक दोस्त है चेन्नई में तुम्हारा एक फ्रेंड है जो चेन्नई का ही CA है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। तुमने उसको कहा कि यार मेरे भाई सुन, हाँ भाई बोल, यार ऐसा करे तू मेरे भैया पे वो कर ले, फिजिकल काउंटिंग अटेंड कर ले, मेरी भैया पे तू अटेंड कर ले। हो सकता है यार तुम्हारा दोस्त है, किस काम आएगा, ये तो हम बोलते हैं नेटवर्किंग, इसको तो नेटवर्किंग बोलते हैं कि जब हमें ज़रूरत है वो बंदा हमारे काम आ जाए। हमारा नेटवर्क का CA है भाई, हमारा भाई है। अच्छा उसने ऑडिट कर लिया, क्या करोगे उसके बाद, उससे ऑडिटर की रिपोर्ट ले लो, उससे रिपोर्ट ले ले कि भाई तूने चेक कर दिया ना ढंग से, वो कहता हाँ मैंने चेक कर दिया, चन्नी वाला CA बोला, उसकी रिपोर्ट ले लो तुम लोग, और उसको ये भी कह देना कि इंटरनल कंट्रोल भी चेक कर ले, उसको ये भी कह देना कि भाई मेरे रिपोर्ट के साथ साथ तो ऐसा कर जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनका भी ऑडिट कर ले इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, ताकि मेरे को श्योरिटी मिल जाए कि सब कुछ क्या है, सेफ गार्डेड है, ठीक है।
आई होप तुम्हें यहाँ तक इन्वेंट्री का जो सारा का सारा प्रोसेस है वो समझ आया होगा। बड़ी डिटेल में समझाया, 45 मिनट्स हो चुके हैं मोटा मोटा रफली। मैंने अकेले इन्वेंट्री के ऊपर लगा दी है, राइट। और मुझे था कि कोई कंसेप्ट मिस आउट ना हो। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं भाई। लिटिगेशन क्लेम्स, कोर्ट केसेस। कोर्ट केसेस टू रेंडेबल लिटिगेशन क्लेम दैट मे पोज द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट द ऑडिटर शुड। भाई ऑडिटर क्या करेगा, जो केसेस हैं उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा। सबसे पहले बात तो जो भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, देखो आपको तो नहीं पता कि कौन कौन से केस चल रहे हैं एंटिटी के ऊपर, राइट। तुम क्या करोगे, इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट के साथ। यू शुड डू द इंक्वायरी विद मैनेजमेंट। और उनका जो इंटरनल लीगल काउंसिल है, जो तुम्हारे क्लाइंट का लीगल डिपार्टमेंट है, अपना खुद का लीगल डिपार्टमेंट, उनके एडवोकेट्स हैं, जो उनका जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, 10,000 करोड़, 15,000, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ की टर्नओवर वाली, उनका भी अपना एक लीगल डिपार्टमेंट होता है। वो एडवोकेट्स हायर करते हैं, ठीक है, लीगल एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, ठीक है ना, कि अगर कल को कोई कंपनी को इस तरह का केस आ जाए, लीगल मैटर्स आ जाएँ, तो किस तरह भैया हमको डील करना है। तो क्लाइंट के साथ इंक्वायरी करो, बातचीत करो क्लाइंट के साथ, ठीक है। बिकॉज देखो ये एक ऐसी चीज़ है भाई, तुम किसी कैसे पता लगाओगे, राइट। यार तुम्हारे क्लाइंट के अगेंस्ट कोई न्यूज़ आई है मार्केट में, तो तुम्हें पता लग सकता है कि यार हमारे क्लाइंट इस तरह के केस में इन्वॉल्व है, या इंक्वायरी करके पता लगाओगे। एक और तरीका बाद में बताऊँगा क्या है, इंक्वायरी करके। जो लीगल काउंसिल है क्लाइंट का, तुम्हारे अंदर का लीगल डिपार्टमेंट है खुद का, उससे इंक्वायरी करो। रिव्यू करो मिनट्स ऑफ गवर्नेंस मीटिंग्स, जो भी तुम्हारे क्लाइंट की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, मीटिंग्स होती हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिव्यू करो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेरे को सबसे बढ़िया लगता है, जो मैं कह रहा था एक और तरीका है, एग्जामिन लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स। सबसे बेस्ट तरीका, सबसे प्रैक्टिकल भी है और सबसे बेस्ट भी है, राइट। सर जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे, तुम लोग क्या देखोगे यार, जब ऑडिट करने जाओगे आर्टिकलशिप में, अगर तुम ऑडिट में आर्टिकलशिप करते हो अपनी, ठीक है, तुम क्लाइंट का पीएनएल देखा, एसपीएल देख रहे हो तुम लोग क्लाइंट का, वहाँ ऑप्शन आई अदर एक्सपेंसेस की। अदर एक्सपेंसेस में एक अकाउंट था लीगल एक्सपेंस करके, लीगल एक्सपेंसेस करके अकाउंट था। मैंने प्रैक्टिकली बहुत देखा है लीगल एक्सपेंसेस का अकाउंट, ऑडिट भी किया लीगल एक्सपेंस का, प्रोसीजर भी लगाए हैं। क्या है, क्लाइंट के पीएनएल में लीगल एक्सपेंसेस आ रहे हैं 50 लाख के। तुम्हारे मन में आएगा यार लीगल एक्सपेंस है क्या, क्या है लीगल एक्सपेंस, 50 लाख रुपया खर्च किया है हमारे क्लाइंट ने लीगल एक्सपेंस के ऊपर। साहब वो लीगल एक्सपेंस कुछ नहीं है, वो बेसिकली तुम्हारे कोर्ट के मैटर्स ही हैं। एडवोकेट को फीस पे कर दी, लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स में डाल देते हैं कि लीगल मैटर के ऊपर हमने एडवोकेट को फीस पे कर दी, चल खर्चा डाल दिया, ठीक है। कोर्ट के चक्कर लगाए, उसके खर्चे हुए, सब डाल दिया। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर खर्चा हुआ केसेस की, लीगल एक्सपेंस में डाल दिया। मोटा मोटा एडवोकेट की फीसें ज़्यादा होती हैं इनमें लीगल एक्सपेंस में। कहने का मतलब भाई, जो भी लिटिगेशन और क्लेम्स का खर्चा है वो तुम्हारा क्लाइंट कहाँ पे दिखाएगा अपनी बुक्स में, जो वो ऑफिशियली खर्चा कर रहा है, कहाँ पे दिखाएगा वो, लीगल एक्सपेंस अकाउंट में। ये प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। अगर तुम किसी अच्छे क्लाइंट का ऑडिट करते हो जिसकी 500-600 करोड़ की टर्नओवर है, तो डेफिनेटली तुम्हें ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स, होता ही होता है, राइट। अब लीगल एक्सपेंस अकाउंट का जब तुम देखोगे ध्यान से, उसको एनालाइज करोगे, तब लोग तुम बेसिकली पता कर सकते हो। लीगल एक्सपेंस अकाउंट की स्क्रूटनी करो, उसको देखो ध्यान से। तुमने देखा कि यार हमारे क्लाइंट ने बेसिकली एडवोकेट को फीस पे की है 5 लाख की, 2 महीने बाद फिर उस एडवोकेट को फीस पे की है कितने की, 10 लाख की। हमारे क्लाइंट ने बेसिकली 15 लाख रुपया इस अकेले एडवोकेट को पे किया है। क्यों पे किया, ऐसा क्या था। एडवोकेट को फीस पे करने का मतलब क्या है भाई, कोई केस चल रहा होगा, उस सिलसिले में तुम्हारे क्लाइंट ने क्या किया, फीस पे की है। वो कौन सा केस है वही तो हमने जानना है। तो बेसिकली तुम्हें एक हिंट मिल सकता है लीगल एक्सपेंस देख के। तुम लोग क्लाइंट से पूछोगे कि साहब आपने एडवोकेट को फीस पे की है, वकील साहब को आपने 15 लाख रुपया किस चीज़ का दिया है, कौन सा केस चल रहा है आपके ऊपर जो आपने वकील हायर किया हुआ है, आप फीस पे कर रहे हो, कभी 10 लाख, कभी 5 लाख, कभी 6 लाख, कभी 8 लाख, क्या कर रहे हो सर आप, कौन सा केस चल रहा है आपका मार्केट में। एग्जामिन करोगे जब लीगल एक्सपेंस अकाउंट को, तुम्हें पता लगेगा क्या है क्या नहीं। अकॉर्डिंगली तुम लोग क्या कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो क्लाइंट से, राइट। उसके बाद इधर ऑडिटर सेसेस रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिटिगेशन क्लेम्स कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, ठीक है भैया। एंट्री का जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एंट्री की जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है, जो एंट्री का बेसिकली लीगल का डिपार्टमेंट है, जो एंट्री के एडवोकेट्स हैं, जो एंट्री के लीगल मैटर्स देखते हैं, तुम उनसे बातचीत करो। सर हमें एक बात समझ नहीं आई कि हम लिटिगेशन क्लेम्स का जो ये है उनका इसका ऑडिट कर ही क्यों रहे हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रखते हैं। माना कोर्ट केसेस हैं, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क बहुत पड़ता है मेरे भाई, बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है यार। ध्यान से सुनना, तुम्हारे क्लाइंट के खिलाफ एक केस चल रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है, और वो केस इतना भारी है भाई, लेट्स सपोज तुम्हारे क्लाइंट एफएमसीजी में डील करता है, ठीक है। तुम्हारे क्लाइंट की जो बनी हुई चॉकलेट है
वो चॉकलेट खा रहा था, तो तुम्हारे एक बंदा चॉकलेट खा रहा था तुम्हारे क्लाइंट की बनी हुई, ठीक है, तुम्हारा क्लाइंट चॉकलेट मैन्युफैक्चर करता है, एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था, उस चॉकलेट में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, लेट्स वो छिपली छिपली निकल आई, लीजर निकल आई, लीजर, ठीक है ना, लीजर की पूंछ निकल आई, लीजर टेल, राइट। उस बच्चे के बाप ने क्या किया, पेरेंट्स ने क्या किया भाई, केस फाइल कर दिया तुम्हारे क्लाइंट के खिलाफ कोर्ट में कि कैसे चॉकलेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है, जनरली हो सकती है बिल्कुल। तुम्हारा क्लाइंट का केस वो लड़ा हुआ है कोर्ट में, तुम कुछ सोचो भाई, इतनी बड़ी बात होगी, तुम्हारे क्लाइंट का स्टेक पूरा पूरा दाव पे लगा हुआ है। क्या पता जब डिसीजन क्लाइंट के फेवर में ना निकला कर, तो क्लाइंट को 2-3 करोड़ की कंपनसेशन पे करनी पड़ जाए उस बंदे को। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब 2-3 करोड़ की भाई बहुत बड़ी बात होती है, पेनल्टी होती है। और 2-3 करोड़ तो चलो भाई पैसे की बात है, मॉनेटरी टर्म्स में बात है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भाई तुम्हारे क्लाइंट की जो रेपुटेशन है, जो स्टॉक है, जो शेयर प्राइसेस हैं उसके आराम से गिर जाएंगे अगर कोई इस तरह का सिनेरियो हो गया उनके खिलाफ, ठीक है ना। अब किसी बंदे ने क्लाइंट के ऊपर पैसा लगाया हुआ है, शेयर होल्डर ने भी इतना सारा पैसा लगाया हुआ है क्लाइंट के अंदर, ठीक है, और सपोज उसको पता ही ना लगे कि हमारे क्लाइंट का इस तरह का कोई लीगल केस चल रहा है, ठीक है, और कल को 2-3 महीने बाद खबर आ जाए कि इस तरह का केस हार गई तुम्हारा क्लाइंट, उनका केस चल रहा था कोर्ट में, वो केस हार गए, 2-3 करोड़ का उनको नुकसान हो गया, सारे मीडिया चैनल से ऊपर तुम्हारे क्लाइंट की खबर फैल गई, न्यूज़ फैल गई कि इनकी चॉकलेट में तो वो निकलती है, छिपली की पूंछ निकलती है, सब खत्म, सब कुछ खत्म, क्लाइंट का शेयर प्राइस खत्म, क्लाइंट की रेपुटेशन खत्म, सब कुछ खत्म, और अल्टीमेटली भाई इन्वेस्टर का पैसा भी खत्म। सो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर, जो ऑडिट कर रहा है, कि मेरे भाई वो लीगल केसेस के ऊपर ध्यान से देखे, क्योंकि इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है क्लाइंट की रेपुटेशन के ऊपर, मार्केट रेपुटेशन के ऊपर बहुत बड़ा होता है इनका इम्पैक्ट। एंटी के जो लीगल काउंसिल है उसके 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 साथ वो क्या करे, बातचीत करे, इंक्वायरी करे उनके साथ, हो सके तो भाई डायरेक्ट कम्युनिकेशन करे उनके साथ, भाई सीधा कम्युनिकेशन करे, ठीक है, वाया लेटर ऑफ इंक्वायरी, उनको एक इंक्वायरी लेटर लिखे, उनको कहे कि सर आप हमें बेसिकली थोड़ा डिटेल दो कि क्या क्या केसेस हमारे क्लाइंट के खिलाफ चल रहे हैं, ठीक है, एक लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखो, इसको हम बोल देते हैं बेसिकली जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी, जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं बेसिकली, जिनमें तुम लोग बेसिकली इंक्वायरी ले रहे हो क्लाइंट के लीगल काउंसिल से कि यार क्या क्या केसेस हमारे क्लाइंट के चल रहे हैं, थोड़ा हमें आप आइडिया दो। तुम्हारा क्लाइंट उनसे बातचीत करने नहीं दे रहा, तुम्हारा क्लाइंट कह रहा नहीं सर वो एडवोकेट्स हैं, बड़े लोग हैं, उनसे बात नहीं कर सकते, क्या करोगे, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। अदर ऑडिट प्रोसीजर क्या है तुम्हारे, क्या हो सकते हैं तुम्हारे अदर ऑडिट प्रोसीजर, बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ भाई तुम्हें, यही लीगल एक्सपेंस का अकाउंट एग्जामिन करो, बेस्ट प्रोसीजर है भाई, बेस्ट प्रोसीजर है ये, सही बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने खुद ने प्रैक्टिकली भी किया है। एक्सपेंस के अकाउंट्स को एग्जामिन करो, बड़ी ढंग से देखो, और क्लाइंट से इंक्वायरी करो कि ये आपने एडवोकेट को फीस पे की है, ये आपने डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे की है, किस चीज़ के लिए, कौन सा केस चल रहा है आपके रिगार्डिंग। इफ अ जनरल इंक्वायरी इज अनलाइकली टू गेट अ रिस्पॉन्स, यूज द लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। जनरल इंक्वायरी मतलब यही वाली इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी जो मैंने पहले भेजा था क्लाइंट को। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार जो अगर हम लेटर इंक्वायरी भेज रहे हैं, अगर हम जनरल एक लेटर इंक्वायरी भेज रहे हैं कि हमें बता दो क्या 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 सीन है हमारे क्लाइंट का, क्या लीगल स्टेटस है हमारे क्लाइंट का, ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार वो वकील साहब हैं, बड़े वकील हैं, वो नहीं रिप्लाई करेंगे, इतना टाइम नहीं है उनके पास, एक क्या करो उसके बाद तुम लोग क्या करो, स्पेसिफिक इंक्वायरी भेजो, लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी भेजो। स्पेसिफिक इंक्वायरी का मतलब क्या हो गया भाई, जिसमें तुम लोग बेसिकली स्पेसिफाई कर दोगे कि तुम्हें किन किन चीज़ों के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं, लिस्ट ऑफ लिटिगेशन क्लेम्स, कौन कौन सी भाई लिटिगेशन क्लेम्स हमारे ऊपर चल रहे हैं क्लाइंट के ऊपर, एक लिस्ट दे दो उनकी, क्या क्या केसेस चल रहे हैं, मैनेजमेंट असेसमेंट एंड एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इंपैक्ट, आपके हिसाब से कितना इंपैक्ट है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या प्रोविजन बनने की ज़रूरत है, या हम इसको एज अ सीएल डिस्क्लोज कर दें, कंटीजेंट लायबिलिटी, समझ गए क्या इंपैक्ट है, उसको एसेस करो। रिक्वेस्ट फॉर द लीगल काउंसिल टू कंफर्म द एक्यूरेसी एंड रीजनेबलनेस, और अगर हो सके तो उनको एक निवेदन करना, एक अनुरोध करना, एक रिक्वेस्ट करना कि सर अगर आप कंफर्म कर सकते हो इसकी एक्यूरेसी, कि अगर हम कह रहे हैं कि 2 करोड़ की प्रोविज़न आप बना लो, इट्स वेरी एक्सपेक्टेड कि पे करना पड़ेगा आपको 2 करोड़ की पेनल्टी, क्या कितना एक्यूरेट है, कितनी इसकी रीजनेबलनेस है, अगर आप कंफर्म कर दो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिकॉज हम बेसिकली ऑडिटर्स क्या है भाई, हम फाइनेंशियल इम्पैक्ट के साथ कंसर्न रखते हैं, हमें जो कंसर्न है भाई किसके साथ है, वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट के साथ कंसर्न है, राइट। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। भाई जाहिर सी बात है सर, अगर मैनेजमेंट जो लीगल काउंसिल है वो तो मेरी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, वो तो मेरी जवाब ही नहीं दे रही, या तुम्हारा मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं आप वकील साहब को मेल नहीं लिख सकते, आप कोई लेटर ऑफ इंक्वायरी नहीं भेजोगे, हमने मना कर दिया मतलब मना कर दिया, आप नहीं भेजोगे, वो ही रिफ्यूजेज यू, ठीक है, तुम लोग क्या करोगे भाई, तुम लोग अदर ऑडिट एविडेंस गैदर करने की कोशिश करोगे और प्रोसीजर लगाओगे, ठीक है,
बट स्टिल अगर तुम साई ऑब्टेन नहीं कर पाए थ्रू एनी अदर मीन्स, क्या करते हो कि भाई अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दोगे एज पर एस 705। इसको डिस्कस करेंगे मैं इस उसी में अपना रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में, राइट। इस पॉइंट को लास्ट है तुम्हारा सर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है यार। क्या है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में? तुमको अच्छी तरह पता है यार, अगर तुमने AS 17 पढ़ा है अभी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 पढ़ा है अभी, क्या होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर होता है। सेगमेंट माने तो दो तरह के सेगमेंट होते हैं साहब अपने, जोग्राफिकल सेगमेंट एंड ऑपरेटिंग सेगमेंट। तुम्हारे क्लाइंट का जो बिजनेस है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में है, ठीक है, सिंगापुर में है, स्विट्ज़रलैंड में है, स्वीडन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अपना यूरोप में है, लंदन में है, बहुत सारी कंट्री में तुम्हारा ऑपरेशन है तुम्हारे क्लाइंट का, चाइना में है, मलेशिया में है एंड सो ऑन। अलग अलग कंट्री में तुम्हारा क्या कर रहा है क्लाइंट, ऑपरेट कर रहा है। वो तुम्हारा क्या हो गया भाई, जोग्राफिकल सेगमेंट, कि उस देश में हमारे क्लाइंट के क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, कितनी सेल्स होती है, कितनी एक्सपेंसेस होते हैं, और अल्टीमेटली क्या हमारा प्रॉफिट लॉस है उस कंट्री का। ये तुम्हारा क्या होगा, जोग्राफिकल सेगमेंट हो गया। ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होगा भाई तुम्हारा, तुम्हारा क्लाइंट बेसिकली बहुत सारे सेगमेंट में डील करता है। FMCG में भी है तुम्हारा क्लाइंट, तुम्हारा क्लाइंट फार्मा में भी है, तुम्हारा क्लाइंट होटल इंडस्ट्री दैट इज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी है, और तुम्हारा क्लाइंट अभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी है। बेसिकली वो क्या कर रहा है तुम्हारे क्लाइंट मल्टीपल इंडस्ट्रीज में है, ठीक है, FMCG भी है, फार्मा भी है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी है, रियल एस्टेट भी है। ये तुम्हारे क्या होगा क्लाइंट के, दीज आर नोन एज ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ, वो इसलिए तुम अच्छी तरह से जो तुम्हारे अकाउंट्स के टीचर हैं, अकाउंट्स की फैकल्टी हैं तुम्हारे, जिनसे भी तुम क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, वो तुम्हें अच्छी तरह भी बता ही देंगी AS 17 के रिगार्डिंग। बताने को मैं भी बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमारे लिए जितना मैटर है मैं उतना ही बताऊँगा, और है भी यार फास्ट ट्रैक बैच, सो इट्स लिमिटेशन, जितना रेलेवेंट है उतना ही बता पाऊँगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, बेसिकली ऑपरेटिंग सेगमेंट हो गया। अब AS 17 बेसिकली क्या करता है भाई, वो तुम्हें बताता है AS 17, और अगर लिस्टेड कंपनीज की बात करूँ तो उनके ऊपर लगता है इंड AS 108। ये दोनों बेसिकली तुम्हें क्या करते हैं, ये बताते हैं कि यार एक एंटिटी को किस तरह अपने सेगमेंट की रिपोर्टिंग करनी है, किस तरह उन्होंने सेगमेंट रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है, राइट। तो ऑडिटर का क्या काम है सर ऑडिटर का क्या काम है, साई ओपन करना, किसके रिगार्डिंग, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, कि क्या तुम्हारे क्लाइंट ने जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो, क्या उसने भाई अच्छी तरह से डिस्क्लोज किया है सेगमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन को, क्या अच्छी तरह उसने प्रेजेंट किया है, नहीं किया। माने तो एज पर द एप्लीकेबल FRF अगर उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं तो उसने AS 17 के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या सेगमेंट रिपोर्टिंग किया है, नहीं की। अच्छा, अगर उसके ऊपर वो इससे कंपनी है, ठीक है, उसके ऊपर इंड AS लग रहे हैं, तो क्या तुम्हारे क्लाइंट ने एज पर 108 इंड AS 108 के हिसाब से क्या तुम्हारे क्लाइंट ने सेगमेंट रिपोर्टिंग की है या नहीं की, तुमको वो चेक करना पड़ेगा, राइट। ये बेसिकली ऑडिटर ने इंश्योर करना है। अच्छा, क्या करोगे तुम लोग, अंडरस्टैंड द मेथड यूज बाय मैनेजमेंट टू डिटरमाइन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। भाई जाहिर सी बात है, जैसे मैंने ये किया, जैसे यहाँ पे मैंने सेगमेंट बाइफरकेशन की, FMCG, फार्मा, होटल, रियल एस्टेट, मैंने यहाँ पे 4 सेगमेंट निकाल दिए, 4 सेगमेंट हैं। ऊपर मैंने क्या किया था, ये निकाल दिए, 5-6 सेगमेंट यहाँ पे निकाले थे एज पर जोग्राफिकल सेगमेंट वाइज, अलग अलग कंट्रीज में तुम्हारे काम बिजनेस का क्लाइंट का काम है। तो वो तुम बेसिकली सबसे पहला काम क्या करोगे, मेथड्स को अंडरस्टैंड करोगे कि जो मेरा क्लाइंट है वो कौन से मेथड यूज़ करता है सेगमेंट को डिटर्मिन करने में, आइडेंटिफाई करने में अलग अलग सेगमेंट्स को, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिया कि इसी तरह सेगमेंट बाइफरकेट करता है कि जोग्राफिकल सेगमेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट, ठीक है। फिर क्या करोगे, इवैल्यूएटिंग दोज मेथड्स अप्लाई द FRF, समझ गए कि क्या वही मेथड्स हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहे हैं, इंड AS कह रहे हैं। टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट, अगर तुम्हें याद हो कंडीशन होती है कि इतने % से एसेट्स इंक्रीज हों या इतने % लायबिलिटीज़ हों तो आपको इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, इस सेगमेंट को नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी टेस्टिंग करो कि यार क्या हमारा क्लाइंट इसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा। प्रोविंग एनालिटिकल और अदर रेलेवेंट प्रोसीजर प्रोसीजर बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस, जो आपके मन में एनालिटिकल आपका माइंडसेट है उसको चलाओ, प्रोसीजर को परफॉर्म करो। ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं है मेरे भाई, सीधी सी बात है। ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, relates to financial statement as a whole, therefore the auditor is not required to perform procedure to express a separate opinion on segment information alone। पता ही है भाई, भाई इसमें ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ होल है, एज अ होल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम अकेला सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई ओपिनियन फॉर्म करके दे रहे हैं, नो, हम अकेला सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं करके दे रहे कि हमारे क्लाइंट ढंग से की है, सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं की, नो, हम जो ओपिनियन फॉर्म करेंगे अपना वो एज अ होल करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये तो मैं ज़्यादा बेसिकली ओपिनियन वाले जो इसमें पॉइंट्स है ना, ओपिनियन वाले SS 705 वाले, ये सब तुम्हें बेसिकली तुम्हारे ओपिनियन वाले चैप्टर में समझ आएंगे, रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में, राइट।
सो अगर तुम्हें इस टाइम थोड़ा नहीं भी समझ आया तो इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, हम कवर करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। लास्ट टॉपिक, मेथड्स कौन कौन से तुम्हारा क्लाइंट यूज़ कर रहा है उनको समझो, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। सॉरी, क्या क्या तुम कंसीडर करोगे, क्या कंसीडर करोगे तुम लोग मेथड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। इंटरसेगमेंट सीरीज ट्रांसफर एलिमिनेशन, जाहिर सी बात है अगर तुमने AS17 पढ़ा हो ना अच्छी तरह और तुमने प्रैक्टिस की हो सेगमेंट रिपोर्टिंग वाले क्वेश्चंस की, तुम्हें ध्यान से पता होगा ये क्या लिखा हुआ है, तुम्हें अच्छी तरह पता होगा क्या है इंटरसेगमेंट सीरीज ट्रांसफर एलिमिनेशंस। ठीक है, जो हम अकाउंटिंग के प्रोसीजर लगाते हैं, कंपैरिजन करो बजट्स के साथ और रिजल्ट्स क्या आए हैं। लाइक बजट सोचा था कि 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिट कितने का हुआ, 80 करोड़ का। ठीक है, एसेट्स एलोकेशन कैसी हो रही है क्रॉस सेगमेंट्स में, मतलब लाइक अगर ये 5 सेगमेंट्स हैं, FMCG, फार्मा, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, 4 सेगमेंट्स मैंने बताए थे तुम लोगों को। इन चारों सेगमेंट्स में एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रही है, क्या क्राइटेरिया है, क्या पैरामीटर है जिसके बेसिस पे एसेट्स जो आपके पास आ रहे हैं वो टोटल डिवाइड होते हैं इन चारों में, उनको समझो। कंसिस्टेंसी विद द पीरियड्स, पिछले सालों में जिस तरह आप रिपोर्टिंग कर तैयार हो क्या उसी तरह आप इस साल भी कर रहे हो, कंसिस्टेंसी है या नहीं है, एंड सो ऑन। बिल्कुल बेसिक सा था ये, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं डिस्कस करने वाला। आई होप तुमको यार बेसिकली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इट वॉज एन रियली ईजी स्टैंडर्ड बट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो डेफिनेटली मेरे को रीच आउट करो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तभी कह रहा हूँ अगर तुम्हें कोई डाउट भी हो तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मेरे को रिवर्ट करो, आई विल रिप्लाई टू यू, रिवर्ट टू यू, डेफिनेटली मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगा अगर कोई भी डाउट हो तुम्हें किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी पॉइंट में। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा तीनों के तीनों पॉइंट्स, इन्वेंट्री हो, लिटिगेशन हो, चाहे हो सेगमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यार पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए और क्लासेस #learn with CA Piyush, #study with logic। बाय बाय।